हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग स्टडी जीएस एजुकेशन। आज हम बात कर रहे हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में और परीक्षा में आए हुए विभिन्न प्रश्नों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। हमने जो टेस्ट सीरीज चलाई हुई है वो हिस्ट्री से संबंधित है। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वह स्टडी जीएस एजुकेशन के नाम से ही वहाँ पर उपलब्ध है। आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। हम वहाँ पर लगातार क्विज़ भी चला रहे हैं और प्लस डेली करंट अफेयर के लिए हम वहाँ पर डेली न्यूज़पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आपका करंट अफेयर भी साथ साथ चलता रहे। तो आप टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। तो सबसे पहले जो प्रभावित होने वाला वर्ग था वो था शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग। शिक्षित जो हिंदू मध्य वर्ग था वो इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ रहा था और लगातार भारतीय समाज में परिवर्तन के लिए आगे आ रहा था। इन्होंने विज्ञानवाद, मानववाद और तर्कवाद को अपना आधार बनाया था और जैसे जैसे भारतीय समाज में क्रूरतियाँ बढ़ रही थी तो कहीं ना कहीं उनको यह देख पा रहा था जो वर्ग था और लगातार उसके लिए प्रयास कर रहा था ताकि इन क्रूरतियों को जो है सही किया जा सके। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो भारतीय जो पुनर्जागरण का जो पिता कहा जाता है वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को आप विभिन्न नामों से यहाँ पर जान सकते हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता और प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो भारत के समाज में इनका बड़ा ही योगदान है और जितनी भी क्रूरतियाँ थी भारतीय समाज में उनको सुधार करने के लिए या उनको लोगों को जागरूक करने के लिए राजा राम मोहन राय ने एक बेहतरीन काम किया है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है वो ये है कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस चीज़ पर आधारित है। तो जो ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है वो आधारित है एकेश्वरवाद पर। तो एक ईश्वर पर यह सिद्धांत आधारित है। अगर हम बात करें ब्रह्म समाज के बारे में तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो 1828 में की थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और उसका जो सिद्धांत रहा है वो एकेश्वरवाद पर रहा है। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और अवतारवाद का एक खंडन करते थे। तो ब्रह्म समाज जो है वो सार्वभौमिक ईश्वर की उपासना पर विश्वास करता था और इसकी जो है स्थापना की थी वो राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया था वो दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। अगर हम बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, जो इन्होंने 1875 में ही बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। 1875 में बम्बई में आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी दयानंद सरस्वती जी ने और 1877 में इसका जो मुख्यालय है वो बम्बई से हटाकर कहाँ पर ले जाया गया था, लाहौर में, जो आज पाकिस्तान में एक शहर है लाहौर, वहाँ पर इसका मुख्यालय बनाया गया था। और दयानंद सरस्वती जी जो मूल रूप से इन्होंने पाखंड खंडनी पताका को भी लहराया था और जो लहराई थी 1863 में। 1863 में इनका जो पर्पज़ था वो झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका को लहराया था और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। और जो भारत का जो मार्टिन लूथर है वो भी दयानंद सरस्वती जी को भी कहा जाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में हमने इतनी बात जानी और यहाँ पर इन्होंने आर्य समाज का जो मूल ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश की भी रचना दयानंद सरस्वती जी ने की है। मैं रिकमेंड करूँगा जितने भी मेरे लिसनर्स हैं आप इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ें, या आपके जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन ला सकती है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है वो ये है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो थे महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी और प्रार्थना समाज की स्थापना का जो उद्देश्य था वो था जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए
इन्होंने इसकी स्थापना की थी और सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक यह सफलतापूर्वक चलता रहा। और इन्होंने केशव चंद्र सेन के प्रेरणा पाकर से ही प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में, और ये स्थापना की थी महादेव गोविंद रानडे ने। और जो इनके अन्य नेता थे वो थे आत्माराम पांडुरंग, वे भी इससे संबंधित थे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की थी वो की थी ज्योतिबा फुले जी ने। ज्योतिबा फुले जी ने जो इसकी स्थापना की थी वो की थी 1873 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने, और 1827 में इनका जन्म एक माली परिवार में हुआ था। माली परिवार में जन्म लेने के पश्चात इन्होंने पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए एक शानदार काम किया है। इनकी पुस्तक थी गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी लिखी गई है ज्योतिबा फुले के द्वारा। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी ये लिखी थी 1872 ईस्वी में। तो 1872 ईस्वी में इन्होंने पुस्तक लिखी गुलामगिरी, और 1873 में सत्यशोधक समाज की इन्होंने स्थापना की थी। और इनका जन्म जो है एक माली परिवार में हुआ था। तो इतनी बातें हमने जानी हैं ज्योतिबा फुले जी के बारे में। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है वो ये है कि द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 1891 में। 1891 में यह एक्ट पारित किया गया था, और इस एक्ट का जो पर्पस था पारित करने के लिए वो ये था कि मेल और फीमेल की कितनी एज होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो मैरिज के वक्त या शादी के वक्त एक वर पक्ष की और वधु पक्ष जो है, वर की और वधु की कितनी एज होनी चाहिए, यहाँ पर ये डिफाइन किया गया था। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है वो ये है कि शारदा एक्ट किस से संबंधित है। और जो शारदा जो एक्ट है वो संबंधित है बाल विवाह से। शारदा एक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो शारदा जो एक्ट था ये 1929 में जो है पारित किया गया था। और अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद थे डॉक्टर हरिविलास शारदा। तो उन्हीं के प्रयत्नों के द्वारा ही यह कानून बनाया गया था। और इसमें जो है मैरिज के वक्त कितनी एज होनी चाहिए मेल और फीमेल की, यह भी डिफाइन किया गया था। और इसमें अगर हम बात करें मेल के लिए, तो मेल के लिए जो डिफाइन की गई थी वो की गई थी 18 ईयर, और फीमेल के लिए 14 ईयर एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो मैरिज के वक्त इतनी एज होनी चाहिए। और ये प्रयत्न किया गया था डॉक्टर हरिविलास शारदा जी के द्वारा। इसी के नाम पर ही इनका जो एक्ट था ये शारदा एक्ट इसको रखा गया है, और ये संबंधित था बाल विवाह से। तो हमने यहाँ पर इतनी बात जानी कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है, यह कब पारित किया गया था, किसके नाम पर यह पारित किया गया था, डॉक्टर हरिविलास शारदा जी के बारे में, और इस समय कितनी आयु को रखा गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना की थी वो की थी मैडम HP ब्लावेस्ट के द्वारा। और इन्होंने जो इसकी स्थापना की थी वो की थी 1875 में। 1875 में जो इसकी स्थापना की थी वो न्यूयॉर्क शहर में की गई थी, जो USA का एक शहर है। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। और इन्हीं के साथ साथ एक अमेरिकी सैनिक अधिकारी थे कर्नल ऑलकॉट अधिकारी, दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। और बाद में इस संस्था के साथ एनी बेसेंट जुड़ी थी 1889 ईस्वी में। 1889 ईस्वी में एनी बेसेंट जुड़ी, और भारत में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है भारतीय स्वतंत्रता को दिलाने के लिए। अगर हम बात करें इस संस्था के बारे में, जो इसका उद्देश्य था वो ये था कि प्राचीन हिंदू धर्म के लोगों में आत्मविश्वास को जगाना और उसको बढ़ाना, और धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना इनका मुख्य उद्देश्य था। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी वो इस दिशा में एक अच्छा काम कर रही थी। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय समाज के सेवक
भारतीय समाज के सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय समाज के सेवक संघ की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1905 में इसकी स्थापना की पुणे शहर में। पुणे शहर महाराष्ट्र का एक शहर है, वहाँ पर इसकी स्थापना की थी। इसका उद्देश्य जो था वो भारतीय सेवा के लिए प्रचार करना था और संवैधानिक ढंग से भारतीय जनता के जो हित थे उनको प्रोत्साहन देना था। और इसमें कई सारे जो हैं भारतीय नेता थे वो भी इनसे जुड़े हुए थे। अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु के बारे में, तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो भी गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। एक बार एक मुलाकात में महात्मा गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि आप पहले पूरे भारत का भ्रमण करें, उसके बाद ही आप भारतीय राजनीति में कदम रख सकते हैं। तो उन्हें महात्मा गांधी जी ने इनका जो है अनुकरण किया और पहले पूरे भारत का भ्रमण किया और उसी के बाद ही वह भारतीय राजनीति में योगदान देने के लिए आए थे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो देवबंद आंदोलन यूपी में प्रारंभ किया गया था 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में यूपी में देवबंद आंदोलन को प्रारंभ किया गया। यूपी उस समय संयुक्त प्रांत का हिस्सा हुआ करता था ब्रिटिश शासन के दौरान। तो उन्होंने 1866 ईस्वी में देवबंद आंदोलन को प्रारंभ किया और देवबंद आंदोलन में ही दारुल उलूम की भी स्थापना की गई थी, जो इसी आंदोलन का हिस्सा था। दारुल उलूम की स्थापना की गई थी कहाँ पर? देवबंद आंदोलन के दौरान ही देवबंद में की गई थी। देवबंद यूपी का भी अब भी एक शहर है देवबंद, यह सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकें, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जिसका नाम है स्टडी जीएस एजुकेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। बाय बाय।